गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसने इंडियन डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस को प्रभावी रूप से लागू करते हुए पॉलिटिकल डेकोरम, पॉलिटिकल मोरालिटी एंड एथिक्स एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी यानी राजनीतिक जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने की कोशिश की है। जी हाँ, मैं हूं रत्नेश राय, आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी गेटवे आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन की जो थीम है वो है ऑपरेशन लोटस। और ऑपरेशन लोटस से हमारा एक मेजर टॉपिक है जो हमारे प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, मेंस में भी पढ़ते हैं और इंटरव्यू से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। वो है जीएस पेपर 2 का इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट, जहां पर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। तो आज के सेशन में हम करंट कॉन्टेक्स्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए इस स्टैटिक पोर्शन को हम इलैबोरेट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और यहां से आप यकीन मानिए कि मेंस में भी क्वेश्चन बनेंगे, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनेंगे, और अगर आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि करंट अफेयर में ऐसी कौन सी न्यूज हुई है जिसने इस टॉपिक को काफी हाईलाइट किया है। राइट, तो आइए इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करंट के कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहला जो इवेंट हालिया अभी घटनाक्रम में देखने को मिला वो ये है कि आम आदमी पार्टी के जो 7 मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये 7 चेहरे दिख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी राज्यसभा के मेंबर हैं। और इसमें क्या हुआ कि यहां पर ये जो आप देख रहे हैं राघव चड्ढा, इनके लीडरशिप में ये जो 7 मेंबर हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर क्या कर लिया है, भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के कुल कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, और 10 में से 7 मेंबर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। राइट, तो आम आदमी पार्टी के जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजय सिंह राज्यसभा के सदस्य भी हैं। उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया कि 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के अंदर अपने फेवर में उस चुनाव को करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी प्लान किया। उस स्ट्रेटजी का नाम दिया संजय सिंह ने ऑपरेशन लोटस। संजय सिंह ने राज्यसभा के चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति को एक आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये दल बदल का मामला है, ये 7 सांसदों ने दल बदल किया है, इसलिए इनकी संसद की सदस्यता को क्या किया जाए, अयोग्य घोषित कर दिया जाए। लेकिन राघव चड्ढा ने यह बोला कि हमारा जो भाजपा के अंदर विलय है यानी मर्जर है वो 2/3 बहुमत से हमने किया है, इसलिए अयोग्यता का जो प्रावधान है, अयोग्यता का यानी डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से भी आपका क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट आगे आप इस चीज को समझेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन का केस किस पर बनता है और किस पर नहीं बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है और स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है। राइट, चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज हमारा बीजू जनता दल से है। इन्होंने क्या किया, ओडिशा जो असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके स्पीकर को सुरमा पाढ़ी को उन्होंने एक आवेदन दिया है अपने 8 विधायकों के खिलाफ। उन्होंने ये कहा है कि जो राज्यसभा के जो इलेक्शन हुए थे मार्च में, राइट, उसके अंदर इनके जो 8 विधायक हैं, उन्होंने पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके क्या किया है, वोट किया है। इसलिए इन्होंने विहिप, यानी आपने सभी लोगों ने सुना है विहिप एक संसदीय एक व्यवस्था है जिसको अपनाया गया है संसद के द्वारा। ये क्या करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सचेतक। सचेतक क्या करता है, ये पार्टी लाइन यानी पार्टी की जो विचारधारा है, यानी हर राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के जो माइंडसेट है, उसकी जो पॉलिटिकल माइंडसेट है, उसी के अनुसार अपने विधायकों से उम्मीद करता है कि वो पार्टी लाइन के इतर जाकर अपना कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो विहिप के वायलेशन के खिलाफ बीजेडी ने ओडिशा असेंबली के स्पीकर को एक आवेदन दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि तत्काल हमारे 8 विधायकों, इनके नाम यहां पे मेंशन है, आप अगर इसकी फोटो अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आपको सारे नाम पता चल जाएंगे। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि इन विधायकों को तत्काल इमीडिएट क्या कर दिया जाए, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके राज्यसभा इलेक्शन के अंदर मतदान किया। बात समझ में आ गई आपको। अगला जो न्यूज है वो है राजेंद्र भारती के नाम से। राजेंद्र भारती ये दतिया यानी मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा से एक एमएलए हैं
कांग्रेस के एमएलए हैं और इनके ऊपर आरोप लगा था बैंक धोखाधड़ी का, यानी बैंक फ्रॉडरी का। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको 3 साल की सजा सुनाई है बैंक धोखाधड़ी के मामले में। और तत्काल मध्य प्रदेश विधानसभा ने मिडनाइट नोटिफिकेशन, यानी मध्य रात्रि में एक नोटिफिकेशन जारी करके इनको इनके पद से क्या कर दिया, डिस्क्वालिफाइड कर दिया, जिसे मिडनाइट डेमोक्रेसी भी कहा गया, टर्म दिया गया। तो इनको भी क्या हुआ, 3 साल की जब सजा मिली, 3 इयर्स की जब इनको इंप्रिजनमेंट हुआ है, तो इस बिहाफ पर इनको, राजेंद्र भारती को क्या किया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी उनके पद से, विधायकी पद से अयोग्य साबित कर दिया गया। समझ में आ गई आपको? तो हमने देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन के रिसेंटली केवल अप्रैल में हमने 3 इवेंट्स को देखा, कवर किया, ठीक है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित बहुत सारे ऐसे विवाद, बहुत सारे ऐसे न्यूज जो भारत के स्वतंत्रता के बाद भी घटित हुई हैं। तो बहुत सारे इन सब चीजों को हम उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। देखिए, मैं बात कर रहा हूं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की बात कर रहा हूं, और एमएलएज यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मैं राज्य विधानसभा की बात कर रहा हूं। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे 6 स्टेट है हमारे इंडिया में जो कि बाई कैमरल है, यानी वहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ऐसे 6 राज्यों में जो प्रोविजंस होंगे वो पार्लियामेंट की तरह ही लागू होंगे। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल जो हैं दोनों अलग अलग हैं। तो आज की इस सेशन में हम बात करेंगे केवल संसदीय व्यवस्था की, ठीक है। लेकिन सेम प्रोविजन, सेम जो कंडीशंस हैं वो विधानसभा और विधान परिषद के लिए भी अप्लाई होगा। बस आपको जरूरत है उसके आर्टिकल्स को ध्यान देने की, ठीक है। जब आर्टिकल्स की मेमोरी मैपिंग आप कर लेंगे तो जब आप संसदीय व्यवस्था को पढ़ेंगे तो एज इट इज आपको वो सारे प्रोविजन आपको स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये टॉपिक जो है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बात करते हैं। तो अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, नॉट इवन यूपीएससी, अगर आप यूपीपीसीएस के भी, अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे और उसके मेंस को आप लिख रहे होंगे तो आप उसके पीवाईक्यूज को भी देखेंगे, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस केम फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली। तो यहां पर आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। तो यहां पर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के ग्राउंड पे है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, इसी को डिस्कस करना है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी आरपीए एक्ट 1951 इसका एक क्या है, कीवर्ड है, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ पीपल रिप्रेजेंटेटिव कैन बी disqualified under the Representation of People Act 1951 also mention the remedies available to such person against his disqualification। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के प्रोविजंस को बताना है डिस्क्वालिफिकेशन के, और जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया उसके पास रेमेडीज क्या क्या हैं, उसके पास कौन से ऐसे उपाय हैं जो अपने डिस्क्वालिफिकेशन को क्या कर सके, डिफेंड कर सके, उसकी सुरक्षा कर सके। ये 2019 के अंदर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। फिर 2013 के अंदर एक क्वेश्चन आता है, द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट has diminished over the years and as a result healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed. How far can this be attributed to the anti-defection law which was legislated but with a different intention? तो यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ है, बात ध्यान रखिएगा, दल बदल कानून। और दल बदल जो कानून है हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में दिया गया है, यानी 10वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो पूरा सेशन है, ये जो पूरी पीपीटीज है, प्रेजेंटेशन है, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जब हिंदी मीडियम का कंटेंट आए तो उसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, भूले नहीं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब बात करते हैं मुद्दे की। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, संविधान सभा को बनाया गया था। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था,
इंडिया के लिए इंडिपेंडेंट सोवरेन एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो भारत के लोगों के लिए हो। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसीजर में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और 26 नवंबर 1949 को हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और पूरी तरीके से 1950 में, 1950s में कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। ठीक है, 1949 के 2 डेट ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक टॉपिक को डिस्कस किया गया। वो टॉपिक था कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी जनता, यानी कि जो जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, यानी इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हम सभी लोगों को पता है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा बनाई गई है। तो लोगों के द्वारा जो बनाई गई है डेमोक्रेसी, उसमें हमने भारत में देखा कि हमारे यहां इलेक्शन प्रोसीजर यानी निर्वाचन पद्धति है। तो निर्वाचन पद्धति में जो पॉपुलेशन है, यानी जो पॉपुलस है, इंडिया की जो जनता है, वो क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके हाउसेज में भेजती है, चाहे वो लोकसभा में भेजे या फिर विधानसभा में भेजे। तो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका, वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके ऊपर जनता का भरोसा होना चाहिए। तो जनता का भरोसा होने के लिए ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बनेंगे, और ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड बनेंगे। तो 77 ईयर्स पहले 2 ऐसे डेट है 1949 में, 19 मई एंड 13 ऑफ अक्टूबर, 19 मई और 13 ऑफ अक्टूबर, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी 1949 की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस टॉपिक पे डिस्कस किया गया। तो क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस लागू कर दिए गए, और कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट कमेटी ने आर्टिकल 83 को कॉन्स्टिट्यूट किया था उस वक्त ड्राफ्ट में, जो कि आज के वर्तमान में आर्टिकल 102 के रूप में हम पढ़ते हैं, जो कि पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशंस के प्रोविजंस को बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 77 ईयर्स पहले ये सोचा होगा कि भविष्य में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उनका एक पॉलिटिकल कंडक्ट क्या होगा, यानी उनका एक राजनीतिक आचरण क्या होगा। अगर उनकी प्रवृत्ति, उनका नेचर क्रिमिनल एक्टिविटीज की ओर ज्यादा झुकाव रहेगा उनका, या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट करेंगे यानी असंवैधानिक आचरण करेंगे, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र के मंदिरों में जाने से रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक प्रावधान क्या होंगे, और स्टेचुरी प्रोविजन क्या होंगे, यानी वैधानिक प्रावधान क्या होंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 84 एंड आर्टिकल 173 से यह डाला कि जो सदस्य चुने जाएंगे, चाहे वो संसद के सदस्य हों, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हों, तो उनका एक क्वालिफिकेशन क्या होगा, उनकी अर्हता क्या होगी। वहीं आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 से इन्होंने यह प्रावधान किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भारत का कौन सा नागरिक संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के अयोग्य होगा। 19 मई और 13 अक्टूबर को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अयोग्यता के प्रश्न पर डिबेट किया गया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने ड्राफ्ट कमेटी से जब यह क्वेश्चन पूछा कि अयोग्यता के जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी आर्टिकल 102 आर्टिकल 191, इसको शामिल करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर्स ने इसका आंसर तो ये कहा कि अयोग्यता संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में लागू करना इसलिए आवश्यक है ताकि चुने गए जनप्रतिनिधियों के जो कर्तव्य हैं और उनके जो व्यक्तिगत हित हैं, उनके बीच में जो टकराव है उसको रोककर राजनीतिक मर्यादा यानी पॉलिटिकल डेकोरम और पॉलिटिकल इंटीग्रिटी यानी राजनीतिक शुचिता को मेंटेन किया जा सके, ताकि जनता का भरोसा निर्वाचन, जो हमारे देश की जो निर्वाचन पद्धति है, उसके ऊपर कायम रखा जा सके। तो इस केस में जो हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस को, तो हम देखेंगे कि भैया इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है और वैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। संवैधानिक प्रावधान कौन से होते हैं?
संवैधानिक प्रावधान और वैधानिक प्रावधान में क्या अंतर है? बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। स्टैच्यूटरी प्रोविजन, देखिए ऐसे प्रावधान जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में दी गई है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहेंगे, और वैधानिक प्रावधान ऐसे प्रोविजंस जो संसदीय कानून के द्वारा बनाए गए हैं लेकिन उसकी चर्चा संविधान के अंदर यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं की गई है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दो लोगों की। एक तो हम बात करेंगे सांसदों की, सांसदों यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। अब जब सांसदों की बात करेंगे तो यहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएगा, एल और आर समझ लीजिए। और दूसरा हम बात करेंगे विधायकों की यानी एमएलएस की, यानी एमएलएस की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जहां पर हम सांसदों के लिए आर्टिकल 102 क्लॉज 1 की बात करते हैं, वहीं आर्टिकल 102 क्लॉज 2 की बात करते हैं, वहीं आर्टिकल 103 की बात करते हैं। इसको हम आगे जाके काफी इलेबोरेट अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। वहीं पे विधायकों के लिए भी आर्टिकल 191 की बात करते हैं क्लॉज 1, आर्टिकल 191 क्लॉज 2 की बात करते हैं और आर्टिकल 192 की बात करते हैं। ठीक है, आप इतनी बात समझ लीजिएगा। और वैधानिक प्रावधानों में अगर सांसदों की बात करें और विधायकों की बात करें यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर यानी एमपीज एंड एमएलएज, तो इन दोनों के लिए एक कॉमन एक्ट है जिसे हम बोलते हैं जन प्रतिनिधित्व का अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसे हम आरपीए एक्ट भी बोल सकते हैं 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, इसका जो होगा उसमें हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे, सेक्शन 9 पढ़ेंगे और सेक्शन 10 पढ़ेंगे। अब 8 में भी बहुत सारे पार्ट हैं, 9 में भी बहुत सारे पार्ट हैं और 10 में भी बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि आर्टिकल 102 ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, वो सारे कंडीशंस जिस कंडीशन पर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई किया जा सके। आर्टिकल 102 जो होता है वो क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है, यानी जो आर्टिकल 102 क्लॉज 2 है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ से ऐड किया गया था। यानी एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर बात करें तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने आर्टिकल 102 क्लॉज 2 हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया, जिसे हम दल बदल का कानून भी कहते हैं। आर्टिकल 103 बात करता है क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी अगर किसी संसद सदस्य यानी लोकसभा या राज्यसभा के संसद सदस्यों की अयोग्यता का जब प्रश्न होगा तो उसके ऊपर निर्णय लेने की क्षमता किसकी होगी, यानी फाइनल डिसीजन किसका होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के बेसिस पे हो तो यहां पर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीफ में समझ लीजिए कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 102 क्लॉज 1 हो तो डिसीजन कौन लेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेगा आफ्टर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस के बाद। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग इन नेचर का होगा, यानी बाध्य होगा। यानी प्रेसिडेंट जब भी ऐसा कोई फैसला लेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार ही फैसला लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर आर्टिकल 102 क्लॉज 2 है यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर यानी दल बदल कानून के आधार पर अयोग्यता का प्रश्न हो, तब डिसीजन कौन लेगा, तब यहां पर डिसीजन लेने के लिए दो लोग हो जाएंगे। अगर लोकसभा सदस्य की सदस्यता की बात हो, ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर डिसीजन लेंगे, और अगर राज्यसभा की बात हो,
राज्यसभा के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लेंगे, यानी वाइस प्रेसिडेंट लेंगे। तो एक बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए कि अगर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के बिहाफ पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो तो यहां पर प्रेसिडेंट का डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिकल 102 क्लॉज 2 के आधार पर बात हो तो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन की अथॉरिटी आ जाती है यहां पर। ठीक है, ये आर्टिकल 103 बताता है। समझ में आ गया? सेम एज इट इज आर्टिकल 191 क्लॉज 1, आर्टिकल 191 क्लॉज 2 और आर्टिकल 192 है। यानी आर्टिकल 191 जो क्या करता है कि जो प्रोविजन यहां पे दिए गए हैं आर्टिकल 102 क्लॉज 1 में, सेम एज इट इज जो प्रोविजन है वो विधायकों यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के डिस्क्वालिफिकेशन के भी ग्राउंड्स बनते हैं। आर्टिकल जो 191 क्लॉज 2 है वो क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया गया, एड ऑन किया गया था। और ये कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन यानी दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता का प्रश्न होगा या जो उसके प्रोविजन होंगे वो उसको आर्टिकल 191 क्लॉज 2 के तहत डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 192 क्या करता है डिफाइन यहां पर, क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की जो अयोग्यता है उससे संबंधित प्रश्नों के ऊपर किसका अधिकार रहेगा। ध्यान रखिए, अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत हो तो इस पे जो फाइनल जो डिसीजन होगा वो गवर्नर का होगा यानी राज्यपाल का होगा। और राज्यपाल के किसका फैसला मानने के लिए बाध्य होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन हो 191 क्लॉज 2 के तहत हो यानी दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रश्न हो तो यहां पर जैसे लोकसभा के मेंबर में लोकसभा स्पीकर फैसला लेंगे, राज्यसभा के कंडीशन में राज्यसभा के किसी मेंबर की सदस्यता का के खिलाफ अगर अयोग्यता का प्रश्न हो तो चेयरमैन लेंगे। उसी तरीके से विधानसभा के जो स्पीकर होंगे वो लेंगे और विधान परिषद के जो चेयरमैन हैं वो फैसला लेंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। आरपीए एक्ट 1951 से अगर कोई भी सांसद या विधायक अयोग्य घोषित किया जाता है, डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया जाता है, तो इससे रिलेटेड जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट लेगा। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस के अनुसार लेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे लेगा। तो ये सारी चीजें आपको लगभग मोटे तौर पर समझ में आ गई होंगी। यही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सांसदों के बारे में, ठीक है, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में, आरपीए एक्ट 1951 के बारे में। ये जो विधायकों एमएलए का जो प्रोविजन है वो एज इट इज प्रोविजन क्या होंगे, जो यहां पे प्रोविजन होंगे वो यहां पे भी प्रोविजन होंगे। तो इसको अलग से पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो यूपीपीसीएस का मेंस आप देंगे उसमें जीएस पेपर 5th और अगर 6th की प्रिपरेशन करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो यूपी स्पेसिफिक जीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, इसको अच्छे से पकड़ बना लेंगे तो ये आप नहीं भूलेंगे। बस बशर्ते याद रखिएगा, इसकी मेमोरी मैपिंग करिए कि आर्टिकल जहां पर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 है, यहां पे आर्टिकल 191 क्लॉज 1 है, यहां पर आर्टिकल 102 क्लॉज 2 है, यहां पर आर्टिकल 191 क्लॉज 2 है, यहां पे आर्टिकल 103 है, यहां पे आर्टिकल 192 है। सारे प्रोविजन लगभग इक्विवेलेंट है, राइट। बस इसमें क्या हो रहे हैं, फिगर चेंज हो जा रहे हैं। यहां पे प्रेसिडेंट आ जा रहे हैं, यहां पे राज्यपाल आ जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पे भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पे भी है, लोकसभा स्पीकर यहां पे है, राज्यसभा चेयरमैन यहां पर विधानसभा स्पीकर है, यहां पर क्या है, विधान परिषद के चेयरमैन है। आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात, ठीक है। तो कंटेंट के ऊपर देखो, जैसा मैंने बताया था कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें हमारा जो प्रोविजन है सॉरी, वो आर्टिकल 102 क्लॉज क्या है, 102 क्लॉज 1 है, ठीक है, और आर्टिकल 102 क्लॉज 2 है, फिर आर्टिकल 103 है, ठीक है। इस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 क्या कहता है, अ पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर, इसमें टोटल 5 हमारे कंडीशंस दी गई हैं आर्टिकल 102 क्लॉज 1 में। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 है इसके अंदर टोटल हमारी 5 कंडीशन दी गई हैं। अगर ये पांचों कंडीशन किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू फुलफिल किया जाता है तो उसको डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला, अगर कोई ऐसा मेंबर
कोई नागरिक, कोई व्यक्ति, व्यक्ति की बात कर रहा है यहां पे, ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, ध्यान रखिएगा, इसका भी एक बहुत बड़ा एक इशू है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अंडर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, तो वो क्या कर दिया जाएगा, वो डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, और इंटरव्यू में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम एक केस से समझेंगे। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ का पद, और इस लाभ के पद को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में किसी भी प्रोविजन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया, यानी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो बहुत परिभाषित नहीं किया गया, इसका मतलब समझ रहे हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दिया गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, कौन से ऐसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होंगे, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज समझिए, 2015 में एक केस आता है दिल्ली विधानसभा का, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार एक बिल लेके आती है अपने दिल्ली विधानसभा के अंदर, जिसके अंदर उसने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पोस्ट को, यानी संसदीय सचिव के पोस्ट को क्या कर दिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की सूची से बाहर कर दिया। क्यों किया, इसके पीछे का रीजन क्या है, आम आदमी पार्टी में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने अपने 21 विधायकों को, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएस को, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पोस्ट पर उन्होंने क्या किया था, अपॉइंट किया था। ठीक है, यह मामला चुनाव आयोग के पास गया, और चुनाव आयोग ने इस पोस्ट को लाभ का पद माना, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना। और उस वक्त के तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उनको उन्होंने क्या किया, परामर्श दिया, किसने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि ये चूंकि पोस्ट लाभ का पद है, इसलिए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाए। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो वो जो बिल था उसको राष्ट्रपति ने वैसे भी स्वीकार करने से मना कर दिया था, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिस्ट से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पोस्ट बाहर नहीं हुआ था। इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना। हालांकि बाद में यह केस दिल्ली हाई कोर्ट गया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति के इस फैसले पर रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। उनका यह मानना था कि 21 विधायकों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो उनकी जो विधायिका की जो सदस्यता है वो बहाल कर दी गई। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो फिर ये हुआ कैसे, तो इसको बार बार जब विवाद होगा तो कैसे इसको करेंगे। हां, यह भी तो हो सकता है कि जो मंत्री पद होता है, यानी जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट होता है, यानी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो मिनिस्टर बनेंगे, कोई स्टेट मिनिस्टर बनता है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट में भी आप मिनिस्टर बनेंगे। अब जब आप मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड करते हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, आपको मंत्री का आवास मिलता है, आपको उसके अकॉर्डिंग जो सैलरीज मिलती हैं, जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो भत्ते मिलते हैं वो बढ़ जाते हैं। इवन अगर कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे तो 75,000 अमाउंट पेंशन मिलता है। अगर आप केवल मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, तो आपको कितने मिलते हैं, 50,000 के आसपास आपका पेंशन मिलता है। तो ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिससे सरकार आपको एक लाभ देती है, यानी सरकार से आप लाभ लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा विवाद हुआ कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट को भी मान लिया गया था क्या, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। तो इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे कि यहां पर फिर एक अमेंडमेंट हुआ था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, 1985 में। और इसके अंदर हमने देखा था कि दो चेंजेस हुए, एक तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और एक प्रोविजन डाला गया एक्सप्लेनर के रूप में, यानी आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के बाद एक एक्सप्लेनर जोड़ा गया। ठीक है, उसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर किसी मिनिस्टर के पोस्ट पे है तो मिनिस्टर के पोस्ट को लाभ का पद नहीं माना जाएगा।
यानी किसी व्यक्ति को इसलिए अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर के पद पे है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर मिनिस्टर के पद पर है। ठीक है, इसके लिए एक कानून भी बनाया गया। उस कानून को कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कानून ध्यान रखिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। इस एक्ट के थ्रू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एनलिस्टेड किया गया, यानी पूरे देश में राज्यों के अंदर बहुत सारे ऐसे पोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, उनकी एक सूची दे दी गई है कि ये सारे जो पोस्ट होंगे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डेफिनेशन के अंडर नहीं आएंगे। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 के अंदर ऐसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की सूची दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति उसको होल्ड करता है तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस एक्ट को आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, बहुत छोटा एक्ट है और उसमें सारे आप पोस्ट जो होंगे उसको आप देख लीजिएगा तो एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि अगर किसी ऐसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वो होल्ड करता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड में नहीं माना जाएगा। लेकिन दिल्ली विधानसभा के केस में जो आम आदमी पार्टी ने 21 विधायकों को जो अपना मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पोस्ट दिया था, वो उस समय ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिस्ट में नहीं आता था। ठीक है, यानी उसको चुनाव आयोग ने यह माना कि जो 21 विधायक हैं उन्होंने एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया है। ठीक है, इसलिए उन्होंने रामनाथ कोविंद को इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट किया कि इन 21 विधायकों को डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कोई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और ऐसा इसकी घोषणा एक सक्षम कोर्ट के द्वारा यानी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा की गई हो, ऐसी घोषणा यानी किसी सक्षम न्यायालय ने कहा गया हो कि यह पर्सन अनसाउंड माइंड है यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया जाएगा। दूसरा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इसको हिंदी में कहते हैं अनउन्मोचित दिवालिया। एक ऐसा दिवालिया जिसका कर्ज पूरी तरीके से चुका ना हो उसको कहते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। और डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब कि वो अपने कर्जों से मुक्ति पा चुका है और किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया है कि ऐसा व्यक्ति जो है उसका कर्ज अभी चुका नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कर्ज चुका हो उसको डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बोलेंगे। तो सक्षम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अनउन्मोचित दिवालिया हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, वो भी क्या होगा, डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, देखिए चुनाव भारतीय नागरिकता होनी चाहिए उसके पास। भारतीय निर्वाचन पद्धति के अंदर कोई भी विदेशी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, ये हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर भी क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं या क्वालिफिकेशन के प्रोविजन दिए गए हैं, उसके अंदर व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता क्या कर ली हो, ग्रहण कर ली हो। और कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, दूसरे देश के प्रति अपनी निष्ठा एलिजियंस शो करता है। ठीक है, किसी विदेशी राज्य के प्रति, किसी विदेशी देश के प्रति एलिजियंस निष्ठा शो करता है। आपको याद होगा 2024 का लोकसभा इलेक्शन जब AIMM के जो चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीतकर जब ओथ सेरेमनी में पहुंचे लोकसभा के अंदर, तो उन्होंने संविधान की शपथ लेने के बाद क्या बोला था, जय फिलिस्तीन बोला था। और आपने उसके बाद ये पूरे 1 वीक 2 वीक ये पूरा न्यूज में आता रहा कि दूसरे जो मेंबर्स थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता को रद्द करने का क्या किया, आवेदन किया, मांग की, किससे, लोकसभा स्पीकर से, प्रेसिडेंट से। ठीक है, वो अलग बात है कि उनको अयोग्य घोषित नहीं किया गया, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने को जो दूसरे मेंबर्स हैं उन्होंने ये कहा कि ये फिलिस्तीन के प्रति इनकी निष्ठा है, दूसरे देश के प्रति इनकी निष्ठा है।
तो हम जब करंट कॉन्टेक्स्ट में कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें यह ध्यान देना होगा कि हम करंट अफेयर के टॉपिक को किस तरीके से अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ जोड़ते चलें। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ये 3 इवेंट हमने करंट अफेयर के दिखाए जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जा रही थी। ठीक है, इसलिए हमारा जीएस पेपर 2 का ये जो वाला जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, आपके चाहे वो मेंस का एग्जाम लिखें, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो। दूसरी चीज, डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी एक चीज ध्यान रखिएगा, 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के लगभग तैयार था तो यह भी कहा गया कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवंत दस्तावेज है। कहने का इसका मतलब क्या है कि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बहुत सारे ऐसे कानून नए बनाए जा सकते हैं जिनकी देश में मांग हो, या ऐसे बहुत सारे कानून, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो आगे आने वाले 100 सालों में या 200 सालों में उस वक्त की जरूरतों के हिसाब से कंपिटेंट होंगे या कंपिटेंट नहीं होंगे, यानी असंगत होंगे। तो उनको संविधान संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके उनको कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर भी किया जा सकता है और नए प्रोविजन को शामिल भी किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इस बात को ध्यान रखा कि हो सकता है कि 50 साल के बाद, 100 साल के बाद कुछ कंडीशन अलग हो, इसलिए पार्लियामेंट भी कानून बना के ऐसे कानून बना दे जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड बनेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने यहां पे देखा यहां पे हमने देखा कि यहां पर आर्टिकल 102 जो है, यहां पे आपने देखा आर्टिकल 102, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1958 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह प्रोविजन जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे हम देखेंगे तो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के अंदर, या फिर इसको आप अगर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे तो इसी को आप क्या बोल लेंगे, आर्टिकल 191 क्लॉज 1। ठीक है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड हो जाएंगे, जो यहां पर ग्राउंड होंगे वही स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ग्राउंड हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। या आप हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया था आपको कि एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 102 क्लॉज 1 में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यहां पर लाभ के पद को, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को यानी लाभ के पद को डिफाइन नहीं किया गया था। तो डाउट ये हो गया था, बार बार ये बहुत सारे केसेस जाते रह गए कि जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जो मिनिस्टर के पोस्ट है, मिनिस्टर में भी स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी होते हैं। तो ये जो मिनिस्टर का पोस्ट है, क्या वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985 से एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया जिसके अंदर कहा गया कि मिनिस्टर का पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं आएगा। और दूसरा, इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया, आर्टिकल 102 क्लॉज 2 जोड़ा, जो कि बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून, यानी संसद या राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर भी हुआ। देखिए ये चीजें आप पहले समझ लो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। राइट, हुआ क्या था ये समझिए। देखिए हमने कहा ये चीज कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को ये पता था कि 100 साल बाद, 50 साल के बाद भारतीय राजनीति का जो परिदृश्य है वो कैसा होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर दल बदल का पहला मामला भारतीय राजनीति के इतिहास में देखा जाए तो 1967 के अंदर एक ऐसा मामला राजनीतिक मंच पर हुआ जिसे हम इतिहास में और आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी एक बहुत ही फेमस फ्रेज के रूप में जानते हैं, जिसे कहा गया आया राम गया राम। हरियाणा के होडल निर्वाचन क्षेत्र से जो एमएलए थे गयालाल, उन्होंने 15 दिनों के अंदर 3 बार अपनी पार्टी बदल ली।
ठीक है, लेकिन केवल इकलौता मामला नहीं है ये। दल बदल का पहला मामला हमने देखा 1967 में। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि 1961 में पहला मामला हुआ है ऐसा दल बदल का। देखिए 1951 के अंदर आचार्य जेबी कृपलानी, नाम सुना होगा आपने, आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी ने कांग्रेस को छोड़कर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो 1950-51 के दशक में हम ये देखते हैं कि एमपीपी पार्टी, ठीक है, कि पहला केस 1951 में देखा कि आचार्य जेबी कृपलानी ने कांग्रेस को छोड़कर अपनी एक नई पार्टी बना ली, लेकिन इसको दल बदल का मामला नहीं मानेंगे। दूसरा मामला, पहला मामला देश का दल बदल का 1967 में हम देखते हैं, जिसको हम आयाराम और गयाराम के नाम से जानते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया था कि होडल निर्वाचन क्षेत्र के जो विधायक गयालाल, इन्होंने 15 दिनों के अंदर, पर्सनल इंटेंशन थे इनके, निजी स्वार्थ थे, उसकी वजह से इन्होंने 15 दिनों के अंदर 3 बार अपनी पार्टी चेंज की। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। इसी के बाद इसको फ्रेज बोला गया आयाराम गयाराम। लेकिन 1969 के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट देखा गया भारतीय राजनीतिक मंच पर, राष्ट्रीय स्तर पर। यहां पर कांग्रेस के अंदर डिवाइड हुआ, कांग्रेस पार्टी डिवाइड हुई। ठीक है, कांग्रेस पार्टी डिवाइड होके कांग्रेस ओ या एस या ओ, यानी कांग्रेस सिंडिकेट और कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी। ठीक है, हुआ क्या था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर यह विवाद हुआ था, और यहां पर जो कांग्रेस थे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे के कामराज। उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को अपना सपोर्ट दे दिया, अपना समर्थन दे दिया, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वीवी गिरी क्या हुए, जीत गए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत गए। इस बिहाफ पर के कामराज नाराज हुए और यहां से कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई। एक कांग्रेस सिंडिकेट बोला गया और कांग्रेस आर बोला गया, यानी कांग्रेस आर को लीड कर रही थी इंदिरा गांधी और इसको कर रहे थे के कामराज। ठीक है, तो पहला जो डिवीजन का मामला आया आजादी के बाद भारत में, वो 1969 में देखा गया, जब कांग्रेस पार्टी का डिवाइड हुआ ऑन द मैटर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1969, जहां पर इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को समर्थन दिया और कांग्रेस के कामराज जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यूज आए। और 1967 से, अगर आप मार्च 1967 से फरवरी 1968 तक के आंकड़ों को उठा के देखें तो भारतीय राजनीति में कुल 438 दल बदल के केस आपको देखने को मिलेंगे, यानी 438 दल बदल के मामले आपको देखने को मिलेंगे, डिफेक्शन के मामले आपको दिखेंगे। तो इन सभी घटनाओं ने कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को या संसद को या न्यायपालिका को यह सोचने पे मजबूर किया कि केवल आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 ही केवल पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इसके लिए संविधान संशोधन करने की भी जरूरत है और कुछ नए कानून बनाने की भी जरूरत है। नए कानून का मतलब यहां पे क्या लिखा है, डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो पहला कानून तो 1951 में बन गया, इसको हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पढ़ेंगे 1951 में बन गया था, 50 के बाद 51 में 1951 बन गया था। लेकिन 1985 में इस दल बदल की एक गंदी राजनीति को दूर करने के लिए आर्टिकल 102 को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, 10वीं अनुसूची को जोड़ के।
ध्यान रखिएगा। तो 10वीं अनुसूची से क्या हुआ, यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दो चेंजेस क्या हुआ, एक तो एक्सप्लेनर जोड़ा और दूसरा आर्टिकल 102 क्लॉज 2 जोड़ा। तो आर्टिकल 102 क्लॉज 2 जो कहता है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधायकों के सदस्यता की अयोग्यता, ठीक है, इसको हम 10th शेड्यूल भी बोलते हैं, यानी 10th शेड्यूल के आधार पर अयोग्यता क्या होंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में हम आर्टिकल 102 क्लॉज 2 को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो डिस्क्वालिफिकेशन शेड्यूल 10th और डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर शेड्यूल 10 और डिफेक्शन, यानी अयोग्यता किसके आधार पर, 10वीं अनुसूची के आधार पर या दल बदल के आधार पर। तो इसके अंदर कितने प्रोविजन है, टोटल 4 प्रोविजन है, देखेंगे, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। पहला, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई पर्सन, ठीक है, जिसने किसी पॉलिटिकल पार्टी से स्वेच्छा से क्या कर दिया है, मेंबरशिप छोड़ दी है, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ए है, वो चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद जिस पार्टी के बैनर तले, जिस पार्टी के टिकट पे वो चुनाव जीता था, उस पार्टी को अगर वो स्वेच्छा से छोड़ देता है तो इस केस के अंदर क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरा, वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउसेज कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इश्यूड बाय सच अ पॉलिटिकल पार्टी। तो मैंने जो बीजू जनता दल का एक केस सुनाया था, जिसमें बीजू जनता दल ने उड़ीसा के विधानसभा के स्पीकर जो थे उनको उन्होंने आवेदन किया था कि राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर उनके पार्टी के 8 विधायकों ने विहिप का वायलेशन किया है, यानी सचेतक दल के दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया है और पार्टी लाइन के इतर जाके, अगेंस्ट जाके उन्होंने मतदान किया है, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा कि एक पॉलिटिकल जो डिसिप्लिन होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक विहिप होता है जो जिसका काम होता है पार्टी के विधायकों, पार्टी के सांसदों के बीच में अनुशासन बनाए रखना। तो अगर पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके कोई विधायक या संसद सदस्य पार्टी वोट करता है या कोई एक्शन लेता है सभा के अंदर, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड माना जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट, एन इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर। अब इसका मतलब यह हुआ कि कुछ लोग, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, यानी कि अपने ही चुनाव चिन्ह पर, यानी किसी भी पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ते हैं, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन को लड़ते हैं। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो क्या होगा, अपने मेंबरशिप से वो क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अननॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेट का मतलब नामित मेंबर। नामित मेंबर आप देखते हैं राज्यसभा के अंदर 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर, ध्यान रखिएगा, जब वो संसद या राज्यसभा के सदस्य बनते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के जब ये मेंबर बनते हैं, और मेंबर बनने के, यानी जब ज्वाइन करते, जैसे ही मेंबर बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 मई को ये मेंबर बन जाते हैं, ठीक है, तो इसके 6 मंथ तक, यानी 6 मंथ तक या 6 मंथ के बाद, ठीक है, जिस दिन मेंबर बने, किसके, राज्यसभा के या लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर, या फिर विधानसभा के या विधान परिषद के, और सदस्य जिस दिन बने उसके ठीक 6 महीने के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, तो क्या होगा, डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। तो इस सेंटेंस का कहने का मतलब है कि नॉमिनेटेड मेंबर अगर चाहें तो 6 मंथ के अंदर, यानी अपने मेंबरशिप की डेट से विदिन 6 मंथ के अंदर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन के अंदर ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं बनेगा, यानी डिफेक्शन का ग्राउंड इनके ऊपर नहीं बनेगा। शर्त क्या है कि जिस दिन वो मेंबर बने हैं उस हाउस का, उसके ठीक उस डेट से ठीक 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेना होगा। अगर वो 6 मंथ एक्सपायर हो जाता है, यानी वो 6 मंथ बीत जाते हैं और उसके बाद ऐसा नॉमिनेटेड मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी डिस्क्वालिफिकेशन
अंडर द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन या 10th शेड्यूल इसके ऊपर अप्लाई होगा और ये अपनी सदस्यता खो देगा, यानी उसकी सदस्यता उसको गंवानी पड़ जाएगी। ये बात समझ में आ रहा? इस सेंटेंस का मतलब कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर विद इन 6 मंथ, जिस दिन वो सदस्य बनता है, विद इन 6 मंथ अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड इसके ऊपर नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात आपको? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखो। इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मर्जर। देखिए दो कंडीशन होती हैं, या मर्जर हो या स्प्लिट हो। तो मर्जर और स्प्लिट के कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी हाउस हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, अगर किसी भी हाउस में जो ओरिजिनल पार्टी है, ठीक है, अगर वो किसी दूसरी, जैसे मान लीजिए कोई ओरिजिनल पार्टी, मैं कैसे एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे हमने यहां पे देखा था, हमने देखा आम आदमी पार्टी के यानी आपके 7 राज्यसभा के मेंबर, ये आरएस को राज्यसभा समझिएगा, 7 राज्यसभा मेंबर ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर क्या किसको ज्वाइन कर लिया? बीजेपी को। अब एक चीज समझो, ये राज्यसभा में मेंबर है, तो राज्यसभा में कुल टोटल कितने मेंबर थे आम आदमी पार्टी के? 10। आम आदमी पार्टी के जो टोटल मेंबर थे राज्यसभा के अंदर, वो क्या है? 10 हैं। इस 10 में से 7 मेंबर, जिसमें हमने स्टार्टिंग बताया, जिसमें आपके राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल और ये बहुत सारे 7 चेहरे जो मैंने बताए थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो अगर इसका 2/3 देखें टोटल 10 का, तो ये कितना हुआ? लगभग 6 से ज्यादा है, क्योंकि यहां पे 7 हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने राज्यसभा के चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट को यह जब आवेदन दिया कि इन्होंने इन 7 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो दल बदल का कानून यहां पर लागू होता है। लेकिन राघव चड्ढा का यह कहना था, जो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है, कि देखिए हमने क्या किया कि हमारी जो मूल पार्टी थी वो आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी का जो विलय है वो बीजेपी में हो रहा है, बीजेपी में हो रहा है, ठीक है, विलय, मर्जर, विलय, ठीक है, जो मर्जर हो रहा है वो बीजेपी में हो रहा है। लेकिन ये जो मर्जर हुआ है, उस मर्जर के लिए मूल पार्टी जो ओरिजिनल पार्टी है, इसके 2/3 मेजोरिटी, जो 2/3 जो सदस्य हैं, उनकी क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, ठीक है। यानी कोई मूल पार्टी अगर दूसरे पार्टी में अपना मर्जर करती है, विलय करती है, तो ऐसा होने के लिए मूल पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के उस हाउस के 2/3, हाउस मतलब पूरा हाउस नहीं, उस पार्टी के जितने मेंबर हैं उसका 2/3 जो मेंबर है उनकी सहमति आवश्यक होगी, तब ये मर्जर क्या होगा? माना जाएगा। और ऐसे मेंबर्स के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा, यानी इनकी संसद की जो सदस्यता है वो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो राघव चड्ढा का यही कहना था कि हमारा 2/3 मेजोरिटी से हमने बीजेपी में अपना विलय कर लिया है, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि एक केस आया, उस केस को हम कहते हैं क्योतो होलोहन, क्योतो बनाम जयचिल्लू। ठीक है,
पहला केस। और जो दूसरा केस था वो आया 91st संविधान संशोधन, 2003, और ये 1992। तो इसने क्या चेंज कर दिया, यानी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अंदर चेंज किया, यानी आर्टिकल 102 क्लॉज 2 के अंदर क्या चेंज हुआ, या आप यूं कहें एंटी डिफेक्शन लॉ के 10वीं अनुसूची में क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, बदलाव क्या हुए, बदलाव क्या हुए। देखो, पहली चीज हमें ध्यान रखना है कि जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, यानी 2003 से पहले क्या होता था कि यहां पर हमने मर्जर देखा, मर्जर तो वैलिड है, अगर मर्जर 2/3 सदस्यों की सहमति है तो डिस्क्वालिफिकेशन के जो ग्राउंड है, जो डिफेक्शन के ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो अप्लाई नहीं होता। लेकिन 2003 से पहले हम विभाजन भी देखते हैं, विभाजन यानी स्प्लिट होना, स्प्लिट होना, ठीक। स्प्लिट के केस में 2003 से पहले पहले क्या था कि 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर किसी पार्टी से अलग होकर या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें या अपनी दूसरी पार्टी बना लें, ठीक है। 1/3 सदस्य किसी पॉलिटिकल पार्टी से निकलकर या तो कोई दूसरी पार्टी ए ज्वाइन कर लें या अपनी कोई नई पार्टी बी बना लें, तो भी डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड यानी एंटी डिफेक्शन के जो लॉ हैं वो अप्लाई नहीं होते थे। लेकिन ये एक करप्ट पॉलिटिकल प्रैक्टिस माना गया। इससे दिक्कत यह हुई कि जो गवर्नमेंट है वो डिस्टेबलाइज्ड हो गई, यानी जो भी सरकारें बनती थी केंद्र में या राज्य में, वो क्या हो गई, स्थायी नहीं रही। यानी 5 वर्ष का जो कार्यकाल था उससे पहले ही उनको क्या करना पड़ा था, हटना पड़ा था। क्यों? क्योंकि 1/3 सदस्य अगर निकल के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, यानी अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, या दूसरी पार्टी बना लेंगे, तो वो कहां से गवर्नमेंट 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी, उसको तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी के नंबर्स लूज कर देगी वो। तो इसलिए क्या किया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके जो 10वीं अनुसूची है, इसका जो पैरा 3 है, इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, निरस्त। ध्यान रखिएगा, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची के पैरा 3 को निरस्त कर दिया गया। 10वीं अनुसूची का जो पैरा 3 था वो ये बताता था कि किसी हाउस के जो गवर्नमेंट है जिसकी, अगर उस पार्टी के 1/3 सदस्य टूटकर उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें या अपनी कोई नई पार्टी बना लें, तो ऐसे पॉलिटिकल प्रैक्टिस को, ऐसे जो मेंबर होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे, अब वो क्या होंगे, वो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड के अंदर आ जाएंगे, यानी इनको डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, क्योतो हलोहान के केस में क्या हुआ, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन, अगर अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन किसके आधार पर हो, दल बदल के आधार पर हो, दल बदल के आधार पर हो, दल बदल अगर हो, अगर ये ग्राउंड हो उसके आधार पर हो, तो फिर यहां पर निर्णय कौन लेगा। ठीक है, तो निर्णय अगर जो लेगा, देखिए अगर मैं संसद की बात करूं तो संसद में 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो अगर डिफेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन हो, यानी अयोग्यता का प्रश्न अगर दल बदल कानून के आधार पर हो, तो लोकसभा के केस में लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, वो लेगा फैसला, और राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे, चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति, ये फैसला लेंगे। तो क्योतो हलोहान बनाम जे चुल्ही यानी 1992 से पहले क्या होता था कि लोकसभा के केस में अध्यक्ष के ही फैसले को अंतिम फैसला माना गया और राज्यसभा के केस में चेयरमैन के फैसले को ही अंतिम फैसला माना गया। इसी प्रकार अगर वो राज्य विधायिका की बात हो, तो राज्य विधायिका जहां पे बाइकैमरलिज्म है, वहां पर एक हो गया विधानसभा और विधान परिषद।
ठीक है, यहां पर विधानसभा के अध्यक्ष और यहां पर इसके सभापति, ठीक है, इनका फैसला अंतिम फैसला होना था। तो कियोतो होलोहान बनाम जे चुलिन 1992 के केस से क्या चेंज हो गया? अब क्या हुआ कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन हो तो लोकसभा में अध्यक्ष का फैसला और राज्यसभा में चेयरमैन का जो फैसला यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो फैसला है वो अंतिम फैसला नहीं होगा। यह क्या होगा? सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी अब इसका न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में इनके फैसले आएंगे, क्योंकि यह कहा गया कि हो सकता है कि अध्यक्ष जो है केंद्र सरकार के क्या करे, इशारों पे काम करे, चेयरमैन केंद्र सरकार के इशारों पे काम करे, विधानसभा का अध्यक्ष उस राज्य की विधानसभा के जो सरकार है उसके इशारे पे काम करे, यानी सभापति के इशारे पे काम करे। इसलिए इनका फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा और यह होगा सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी जो अध्यक्ष का फैसला होगा या चेयरमैन का फैसला होगा वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हुई यानी कियोतो होलोहान बनाम जे चिलू 1992 और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसने 10th शेड्यूल के अंदर यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को किस तरीके से चेंज किया उसके अंदर हमने देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये विलय समझ में आ गया, यानी जो मर्जर था वो आपको समझ में आ गया होगा, यानी अ मेंबर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड इफ देयर पार्टी मर्जेस विद अनदर प्रोवाइडेड एट लीस्ट 2/3 ऑफ द पार्टीज लेजिस्लेचर एग्रीड टू द मर्जर। अगर कोई पार्टी का मूल पार्टी के 2/3 सदस्यों की सहमति से अगर एक पार्टी मूल पार्टी दूसरे पार्टी के साथ विलय करती है तो ऐसी चीजों को क्या किया जाएगा? डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे मेंबर का नहीं होगा। दूसरा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब है कि अगर लोकसभा का जो स्पीकर है और राज्यसभा का जो चेयरमैन है, यानी विधानसभा का जो स्पीकर हुआ या विधान परिषद का जो चेयरमैन है, अगर वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देता है, ठीक है, अपनी पार्टी से रिजाइन कर देता है तो भी क्या होगा? डिस्क्वालिफिकेशन उस मेंबर का नहीं माना जाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। ठीक है, डिसाइडिंग अथॉरिटी हमने देख लिया कि डिसाइडिंग अथॉरिटी में जो लोकसभा का स्पीकर और चेयरमैन का जो फैसला होता है वो क्या हुआ? अंतिम फैसला नहीं होगा। अब क्या होगा? सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशरी का जो जुडिशियल रिव्यू है यानी न्याय पुनर्विलोकन के अंडर आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके तहत जो दो केस थे 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 और कियोतो होलोहान वर्सेस जा चिल्लू एंड अदर्स 1992 का केस हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कि डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द स्टैच्यूटरी बेसिस, मैंने आपको बताया था कि दो बेसिस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और एक स्टैच्यूटरी प्रोविजन है। और हमने देखा था भी था कि आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के अंदर जो लास्ट प्रोविजन था उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की जो कंडीशन थी वो दी गई थी कि पार्लियामेंट्री लॉ से भी कुछ संसदीय कानून बना के भी डिस्क्वालिफिकेशन की शर्तें या कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा ही कोई कानून यहां पे देखें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की हम बात करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 8 पढ़ेंगे, सेक्शन 9 पढ़ेंगे, सेक्शन 10 पढ़ेंगे। तो सेक्शन 8 में टोटल 4 सबसेक्शन होंगे, सेक्शन 8 क्लॉज 1, सेक्शन 8 क्लॉज 2, सेक्शन 8 क्लॉज 3 और सेक्शन 8 क्लॉज 4। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि सेक्शन 8 क्लॉज 4 को आप थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम सारे क्लॉज को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो पहला है सेक्शन 8 क्लॉज 1 ऑफ द आरपीए एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 8 क्लॉज 1। देखिए सेक्शन 8 क्लॉज 1 के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको हम ब्रीफली आपको मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं कि देखिए अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, यानी यहां पर क्या दिया? आरपीए डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कुछ ऐसे अपराध हैं, अगर ऐसे अपराध करने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी माना गया यानी सिद्ध किया गया तो ऐसा व्यक्ति डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर किया जाएगा अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर। पहला क्या है? सेक्शन 8 क्लॉज 1। देखिए अगर कोई व्यक्ति
हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में, विभिन्न यानी जो मैनी ग्रुप्स हैं उसके बीच में एनिमिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है, यानी दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, जो कि सोशल हार्मोनी बनाने के अंदर जो जो के लिए सोशल हार्मोनी के लिए जो खतरा बन जाए, यानी सामाजिक सौहार्द के लिए जो खतरा बन जाए, तो अगर ऐसा अपराध किया है किसी व्यक्ति ने तो उसको भी क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। दूसरी बात चीज, अगर किसी इलेक्शन को व्यक्तिगत रूप से यानी व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए किसी चुनाव को अनैतिक तरीके से प्रभावित किया जाए, यानी बाय लॉज नहीं, लॉ के अगेंस्ट जाके उस इलेक्शन को प्रभावित किया जाए, कोई ऐसा व्यक्ति करे तो उसको भी डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति घूस लेता है, ब्राइबरी, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भी डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी का रेप करता है और रेप जैसे अपराधों में वो दोषी सिद्ध किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या किया जाएगा, सबसेक्शन 8 क्लॉज 1 के अंदर क्या है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति यानी हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, यानी कोई पति है, कोई व्यक्ति जो पति है या पति के रिश्तेदारों द्वारा किसी महिला के साथ क्रूर व्यवहार किया जाए, यानी क्रूवेल्टी की जाए, ठीक है, यानी महिला का शोषण किया जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सती प्रैक्टिस को क्या करे, प्रमोट करे, कोई ऐसा व्यक्ति जो एंटी टेररिज्म एक्ट यानी टेररिज्म जो एक्ट है उसके प्रोविजंस का वायलेशन करे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे नेशनल जो प्राइड हैं, जैसे हमारे जो फ्लैग हैं, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय गान है, उसको गाने से रोकने की कोशिश करे, या हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनका अपमान करे, तो ऐसे व्यक्ति को अगर दोषी सिद्ध बनाया गया है तो ऐसे व्यक्ति को भी अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 1 ऑफ आरपीए एक्ट 1951 के तहत क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा उसके मेंबरशिप से। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को क्या करे, प्रमोट करे, उसको प्रीच करे, उसको एक्सप्लोर करे, उसको बढ़ावा दे अस्पृश्यता को, तो ऐसे व्यक्ति को भी अगर वो दोषी साबित होता है तो उसको क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड यहां पे बन जाएगा अंडर आरपीए एक्ट 1951 यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। ठीक है, लेकिन सेक्शन 8 क्लॉज 1 के अंदर देखो दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है। देखो यहां पे जो कन्विक्शन है, यानी कोर्ट ने कन्विक्ट किया उस व्यक्ति को और उसको पनिशमेंट दी जा रही है, तो सेक्शन 8(1) के अंदर दो पनिशमेंट हो सकती हैं। इसमें यह कहा गया प्रोविजन में, अगर केवल फाइन लगाया है, ठीक है, और दूसरा अगर इम्प्रिजनमेंट हुआ है यानी जेल हुई है। ध्यान रखिएगा, अगर फाइन है या फिर जेल हुई है, जुर्माना। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऐसे अपराध जो सेक्शन 8 क्लॉज 1 के अंदर पॉइंट्स में दिए गए हैं, अगर ऐसे अपराध को करने के लिए ऑफेंस को किया है और वो कन्विक्टेड डिक्लेयर किया गया है और उसको पनिशमेंट में अगर जुर्माना दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन क्या होगा, 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेक्शन 8 क्लॉज सब क्लॉज 1 के बारे में बात कर रहा हूं कि इसके अंदर दिए गए जो पॉइंट्स हैं, अगर उसके आधार पर किसी व्यक्ति को अपराध दोषी क्रिएट किया गया है, सिद्ध किया गया है और उसको फाइन लगाया गया है, तो जिस डेट पे उसको कॉन्विक्टेड डिक्लेयर किया गया उस डेट से 6 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर इसी केस के अंदर अगर उसको जेल की गई है तो एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन उसको 6 साल के लिए तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, यानी जितने साल के लिए वो जेल के अंदर रहेगा वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। लेकिन जब वो रिलीज होगा, यानी 6 साल की मान लीजिए उसने कारावास पूरा कर लिया है और वो जेल से बाहर आ गया है, तो रिलीज के बाद भी यानी वो रिहाई के बाद भी 6 साल तक के लिए क्या रहेगा, डिस्क्वालीफाई रहेगा। ये बात समझ में आ गई, ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 इस केस के अंदर ऐसे अपराधों में संलिप्त पाए गए अपराधियों को अगर फाइन दिया गया है, जुर्माना लगाया गया है, तो जुर्माना लगाने के समय से 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, और अगर उसको जेल दी गई है तो जितने वर्ष वो जेल में रहेगा तब तक डिस्क्वालीफाई रहेगा, और रिहाई के बाद भी अगले 6 साल के लिए वो क्या रहेगा, डिस्क्वालीफाई
रहेगा। अब सेक्शन 8 क्लॉज 2 की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि कुछ ऐसे अपराध है, जैसे होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग की बात कर रहा है। होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग में संलिप्त कोई व्यक्ति है, यानी जमाखोरी और मुनाफाखोरी से संबंधित कोई अपराध को कारित करता है कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, तो उसको भी डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। या फिर खाद्य पदार्थों और औषधियों के अंदर मिलावट का अपराध करता है, यानी अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स, तो भी उसको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। या फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत इसके किसी प्रोविजन का वायलेशन करता है और इसके लिए उसको कम से कम मिनिमम 6 मंथ की जेल होती है, 6 मंथ की सजा होती है, तो भी क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स इसके ऊपर अप्लाई होंगे और ऐसे व्यक्ति को 6 साल तक के लिए क्या किया जाएगा, डिस्क्वालिफाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेक्शन 8 क्लॉज 3 देखिए। सेक्शन 8 क्लॉज 3 क्या कहता है, डिस्क्वालिफाइज अ कन्विक्टेड पर्सन हु हैज बीन सेंटेंस्ड टू इंप्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आरपीए एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज 1, सेक्शन 8 क्लॉज 2 के अलावा किसी दूसरे अपराध में कम से कम 2 साल की सजा दी गई हो, कम से कम 2 साल की सजा दी गई हो, तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को भी क्या होगा, डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग के स्लाइड्स में यह बताया था कि मध्य प्रदेश के दतिया निर्वाचन क्षेत्र से जो एमएलए थे राजेंद्र भारती, उनको क्या हुआ था, यहां पर ये इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, यहां पे इसको समझ लीजिए। तो एक तो राजेंद्र भारती का मामला आया था, जो मैंने आपको न्यूज में बताया, जो लेटेस्ट न्यूज में था, राजेंद्र भारती दतिया से विधायक, इनको दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 साल की सजा दी। किस लिए, बैंक धोखाधड़ी के मामले में, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि राजेंद्र भारती को मिडनाइट नोटिफिकेशन देकर उनको इनके मेंबर यानी एमएलए के पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। किसके अंडर, सेक्शन 8 क्लॉज 3 के अंदर, किसी ऐसे अपराध जिसमें किसी व्यक्ति को कम से कम 2 साल की सजा दी गई हो, वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बनेगा अंडर आरपी एक्ट 1951। लेकिन एक चीज और हम देखते हैं, राहुल गांधी का आपने केस देखा होगा 2019 में राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आई एम वेरी सरप्राइज दैट ऑल थीव्स यूज देयर सरनेम एज गांधी, सॉरी एज मोदी, सॉरी गांधी नहीं मोदी। तो उन्होंने नीरव मोदी का नाम लिया, ललित मोदी का नाम लिया, उन्होंने साथ में जो इस समय के करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी का भी नाम ले लिया। तो इसके लिए इनके ऊपर सूरत कोर्ट के अंदर एक केस चला और सूरत कोर्ट ने इनको 2 साल के लिए सजा सुनाई जेल की, ठीक है। तो यहां पर भी राहुल गांधी को क्या कर दिया गया, डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। इसको हम आगे बहुत डिस्कस करेंगे जब सेक्शन क्लॉज इसी का सेक्शन 8 क्लॉज 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। 2 साल की सजा मिली, वो अलग बात है कि बाद में कोर्ट ने इस सजा के ऊपर अपना स्टे लगा दिया और फिर इनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने इनके जो पोस्ट है उसको रीइंस्टेटेड कर दिया, रीइंस्टेटेड यानी फिर से इनके पद को बहाल कर दिया गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 8 क्लॉज 3 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे मामले में, किसी भी मामले में अगर कम से कम 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा मिलती है तो यहां पर क्या होगा, वो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बन जाएगा, यानी उस मेंबर को अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत, सेक्शन 8 क्लॉज 3 के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन इसमें जो मजेदार चीज है वो मजेदार चीज है, एडवोकेट लिली थॉमस और एनजीओ लोक प्रहरी का केस जो कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत हिस्टोरिक लैंडमार्क जजमेंट दिया और उस जजमेंट से क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की जांच की, यानी इसकी संवैधानिकता की जांच की। और सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो क्या करता है, वो रूल ऑफ लॉ का वायलेशन करता है, रूल ऑफ लॉ,
रूल ऑफ लॉ को हम आर्टिकल 14 के अंदर पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करता है नो वन एबव द लॉ, नो वन एबव द लॉ, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, जिसमें हम इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पढ़ते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का वायलेशन माना, सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि आरपीए एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का जो ये सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 है, ये क्या करता है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करता है, इम्यून करता है, इम्यून करता है, यानी उसको बचाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन हमने रूल ऑफ लॉ जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा तो हमने यहां पे देखा कि आर्टिकल 14 एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात भी करता है, क्लासिफिकेशन की बात करता है, यानी युक्ति युक्त वर्गीकरण की बात करता है, वर्गीकरण, जिसके अंदर हमने कुछ लोगों को क्या किया गया है, इम्यून किया, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है ना, फॉरेन डेलीगेट्स हो गए, फॉरेन जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो हो गए, उनको इम्यून किया गया है। तो उन्होंने ये कहा कि सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 ये है, वो क्या करता है, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है, जिस तरीके से अन्य जो नागरिक किसी भी अपराध का दोषी जब पाया जाता है तो उसके ऊपर तुरंत विधिक कार्रवाई होती है, विधिक कार्यवाही होती है और सजा को वो तुरंत उपभोग करता है। इसलिए लिली थॉमस, एडवोकेट लिली थॉमस और एनजीओ लोक प्रहरी बनाम संघ 2013 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए क्या कर दिया, सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 को क्या किया, स्ट्राइक डाउन कर दिया, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो सबसे पहले यह समझ लो कि यह चीज आप ले लीजिए, ध्यान रखिएगा, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन एंड अदर्स या एनजीओ लोक प्रहरी, ये एनजीओ लोक प्रहरी के केस को इसी केस के अंदर शामिल करके सुनवाई की गई थी, लेकिन जो फेमस जो केस है वो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन एंड अदर्स 2013 के केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको आप ले लीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, पहले यह समझ लीजिए कि सेक्शन 8 क्लॉज 4 कहता क्या था। देखिए, लिली थॉमस के केस से एक चीज हमें एक चीज मिल गया, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बन गया, तत्काल अयोग्यता। ठीक है, 2013 से पहले तत्काल अयोग्यता का प्रावधान यह सेक्शन नहीं देता था। यह सेक्शन किस तरीके से इम्यून करता था, सुरक्षित करता था, जैसे मान लीजिए किसी भी सेक्शन 8 किसी भी मामले में, आरपी एक्ट का किसी भी मामले में अगर किसी व्यक्ति को दोषी बनाया गया या दोष सिद्ध हुआ, तो दोष सिद्ध की तिथि से लेके अगर अगले 3 मंथ तक अगर वो किसी हायर कोर्ट के अंदर अपील करता है, डिफेंड करता है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई उसके पास रेमेडीज क्या है, तो रेमेडीज में ये था कि 3 मंथ्स के अंदर एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन बाय द कोर्ट, विद इन 3 मंथ अगर वो हायर कोर्ट के अंदर अपील करता है और हायर कोर्ट जब तक फैसला ना देगा, हायर कोर्ट क्या करेगी, या तो केस पे स्टे कर देगी या केस को सही मानेगी, राइट मानेगी, बोलेगी कि नहीं भाई इनकी सजा सही है, या उसको क्या कर देगी, खारिज कर देगी, यही तो होगा, या स्टे लगा देगी उस सजा पे, या उसको बोलेगी कि नहीं सजा बिल्कुल सही है, सजा को आगे बढ़ाया जाए, या फिर उसको क्या कर देगी, बिल्कुल सजा को खारिज कर देगी, लोअर कोर्ट के डिसीजन को, या फिर यह हो सकता है कि वो केस पेंडिंग चला जाए। ठीक है, इन सभी केस में अगर स्टे लग जाती है तो मेंबरशिप उसकी बहाल हो जाएगी, अगर पेंडिंग होता है तो जब तक ये केस पेंडिंग रहेगा तब तक वो क्या करेगा, वो अपने पद पर बना रहेगा, यानी अगर वो विधायक है तो विधायक बना रहेगा, अगर वो सांसद है तो सांसद बना रहेगा, और सांसद के जितनी ड्यूटीज होती हैं और विधायकों की जितनी ड्यूटीज होती हैं उन ड्यूटीज को पूरी तरीके से करता रहेगा, वोट भी देगा, हाउसेस के जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करेगा। लेकिन लिली थॉमस के केस में यह चीज पूरी तरीके से खत्म कर दी गई, यानी इनको जो इम्यून किया जा रहा था, अगर हायर कोर्ट ने स्टे लगा दिया तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पेंडिंग जब तक ये रहेगा केस कोर्ट के अंदर, आप देखते हैं ना तारीख पे तारीख, तो जितने समय तक ये केस पेंडिंग रहेगा उस समय तक जो मेंबर्स होंगे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर होंगे, उनको अयोग्य नहीं माना जाएगा, वो अपने पद पर बने रहेंगे।
लिली थॉमस वर्सेस यूनियन एंड अदर्स के केस में इमीडिएट तत्काल अयोग्य घोषित करने का प्रावधान आ गया, यानी उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, वो अलग बात है कि इसलिए मैंने आपको कहा कि 2019 में जो राहुल गांधी का जो केस था, राहुल गांधी को इमीडिएट डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है, पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरी थे उन्होंने नोटिस देके राहुल गांधी को तुरंत अपने पद को छोड़ने के लिए कहा गया, और राहुल गांधी ने उन्होंने क्या किया, अपने पद को छोड़ भी दिया। ठीक है, लेकिन हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद सुप्रीम कोर्ट यानी हायर कोर्ट ने क्या किया, स्टे लगा दिया, और स्टे लगाने के बाद से उन्होंने क्या किया, उसको दोबारा अपने पद पर उनकी बहाली हुई। ठीक है, तो लिली थॉमस का जो केस है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के केस में एक माइलस्टोन माना जाता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के केस में एक माइलस्टोन डिसीजन माना जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट ने इम्यून जो किया जाता था उस प्रोविजन को ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अगला देखिए सेक्शन 8A क्या करता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। देखिए आपको याद होगा इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, इसके अंदर राजनारायण ने आरोप लगाया था कि रायबरेली के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, अपने पद का दुरुपयोग किया है, और जो गवर्नमेंट जो मशीनरी है उसको अपने फेवर में यूज करने की कोशिश की है। तो करप्ट प्रैक्टिसेस का चार्जेस वहां पे लगा था, और हमें पता है कि यहां पर क्या किया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को 6 साल के लिए क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। यानी हाई कोर्ट ने 6 साल के लिए इंदिरा गांधी के ऊपर चुनाव लड़ने से रोक लगा दी। ठीक है, तो सेक्शन 8A क्या कहता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। सेक्शन 9 देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिसमिस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी। ध्यान रखिएगा, करप्शन यानी भ्रष्टाचार और राजद्रोह का केस, राजद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, और यहां पर भ्रष्टाचार, अगर ये दो मामले होते हैं, यानी कोई व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी पोस्ट पे है, किसी ऑफिस को होल्ड करता है, या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस होल्ड करता है, लेकिन उसको उस केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और राजद्रोह के आरोप में उसको क्या कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया, उसके पोस्ट से उसको बर्खास्त कर दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह माना कैसे जाएगा, उसको सर्टिफिकेट कौन देगा, तो सर्टिफिकेट देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक गजट के अंदर वो एक क्या हुआ, सर्टिफिकेट इशू करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये बताएगा कि ये जो व्यक्ति है जिसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है वो किसी केंद्र सरकार के अधीन किसी पद पर था, राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर था, लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत और राजद्रोह के आरोपों में उसको उसके पद से बर्खास्त कर दिया है, ऐसा वो सर्टिफिकेट इशू करेगा। लेकिन ध्यान रखिए ये चीज, सेक्शन 9 में ये बहुत क्लियरली दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा सर्टिफिकेट इशू तभी करेगा जब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार ना दिया गया हो। जब तक सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर पाएगा जिस सर्टिफिकेट के अंदर यह क्लियर लिखा हुआ कि ऐसे व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई इसलिए किया जा रहा है कि वो केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर था, लेकिन उसे पद से इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए थे और राजद्रोह के अपराध सिद्ध हुए थे। ठीक है, यह चीज ध्यान रखिएगा। सेक्शन 9 सब क्लॉज ए क्या कहता है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई व्यक्ति इंडल्ज है, यानी मान लीजिए मैं हूं और मैं किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या हूं, बाउंड हूं। मान लीजिए मेरा 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी मुझे कोई सर्विस देनी है या फिर मुझे किसी गुड्स की सप्लाई करनी है या फिर कुछ मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हूं सरकार के साथ या राज्य सरकार के साथ या केंद्र सरकार के साथ। इस पूरे 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं उसके अनुसार अपना सारा टाइम, अपना सारा काम मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, अगर मैंने पूरा काम कर दिया तो मुझे डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं बनेगा, यानी 4 साल तक अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हूं सरकार के साथ तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं डिस्क्वालिफाइड माना जाऊंगा। पहली चीज तो ये, 4 साल के बाद मैं चुनाव लड़ सकता हूं,
चुनाव जीत सकता हूं, पद पे बने रह सकता हूं क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया। लेकिन यहां पे कंडीशन दी गई है कि अगर मान लीजिए सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने हिस्से का काम ना किया हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तब यह मामला डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं बनेगा। हम ये नहीं कह सकते, सरकार ये नहीं कह सकती या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये नहीं कह सकता कि सरकार ने अपना कॉन्ट्रैक्ट का काम अपने हिस्से का पूरा नहीं किया इसलिए तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, मैंने अपना काम टाइम पे प्रॉपर कर दिया, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने फुलफिल कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, मेरा काम ओवर हो गया, मुझे मतलब नहीं है कि सरकार अपने हिस्से का काम करे या ना करे। ठीक है, लेकिन जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट की पीरियड रहेगा तब तक मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता, ध्यान रखिएगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो चुनाव जीत चुका है, सांसद बन चुका है या विधायक बन चुका है, बट ये पता चलता हो कि वो किसी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंतर्गत है, बाउंड है, तो भी वो डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला देखिए, ये होता है सेक्शन 9A। सेक्शन 10 क्या कहता है? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट कंपनी। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर हो किसी कंपनी में या किसी कॉरपोरेशन में, या फिर सेक्रेटरी हो, उस मैनेजिंग वो जो कंपनी है और जो कॉरपोरेशन है, अगर उसकी पूंजी में, देखिए यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बाहर रखा गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। सेक्शन 10 में कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियों को इस सूची से बाहर रखा गया, उसे कंपनी कॉरपोरेशन में शामिल नहीं किया गया है। यानी अगर कोई मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी का के अंडर किसी पोस्ट पे है तो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे कंपनी में या किसी ऐसे कॉरपोरेशन में जिस कंपनी और कॉरपोरेशन की कुल पूंजी में केंद्र या राज्य सरकार का 25% शेयर हो, यह तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना है, आप पीवाईक्यूज उठा के देखिए, 25% शेयर होल्डिंग की बात की गई है। किसमें? कंपनी या किसी कॉरपोरेशन में जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का 25% शेयर होल्डिंग है उस कंपनी में। ठीक है, और उस कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ठीक है, किसी बड़े पोस्ट पे हो या फिर सेक्रेटरी के पोस्ट पे हो, तो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेक्शन 10A क्या कहता है? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द फेलियर टू लॉज अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो यहां पर जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा इस केस के अंदर, ध्यान रखिएगा, इस केस के अंदर वो 3 साल के लिए होगा, 3 ईयर के लिए होगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? सेक्शन 10 सब क्लॉज ए के अंडर जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो 3 ईयर के लिए होगा। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है और संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य बन जाता है, लेकिन जो इस कानून के अंतर्गत जो एक प्रॉपर मैनर है या जो स्टिपुलेटेड डेडलाइन है जो इलेक्शन कमीशन तय करती है, इस कानून के द्वारा तय होता है, उस समय अवधि के अंदर अगर वो चुनावी खर्चों का पूरा अकाउंट अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं सौंपता है और उसका एक वैलिड रीजन नहीं देता है कि वो क्यों फेल हो गया, क्यों वो असफल हो गया, नियत समय पे या नियत रीति से जो विधि बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग उस समय टाइम पीरियड में इलेक्शन कमीशन को अपने चुनावी खर्चों के बारे में कोई ब्यौरा नहीं देता है, तो क्या हो जाएगा? 3 साल के लिए ऐसे मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगला क्या है? क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए आरपीए एक्ट के तहत मैंने पहले ही बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अगर क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो, तो यहां पर जो फैसला लेगा डिस्क्वालिफिकेशन का, वो अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा फैसला लेते समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस के अनुसार क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। इट मींस कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एडवाइस है वो बाइंडिंग इन नेचर होगा इस केस में। यानी आरपीए एक्ट के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन के ऊपर जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तो अंतिम फैसला राष्ट्रपति को होगा, लेकिन राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलिए, अब आते हैं देखिए यहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड हैं।
तो हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, इस पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे सेशन से आप जब गुजर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के आंसर को देना काफी इजी हो जाएगा। ये PYQs है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेचर का ये पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, यानी दल बदल विरोधी प्रावधान भारतीय के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल विरोधी प्रावधान है, एंटी डिफेक्शन नियम कहां पे हैं? तो हमने अभी पढ़ा 10th शेड्यूल है। और 10th शेड्यूल कैसे लाया गया आपको मैं बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के अंदर एक्सप्लेनर जोड़ा गया, ठीक है। और आर्टिकल 102 क्लॉज 2 जोड़ा गया, दो चीजें जोड़ी गई। आर्टिकल 102 क्या कहता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ 10th शेड्यूल और डिफेक्शन, यानी दल बदल के आधार पर या 10वीं अनुसूची के आधार पर जो संसद की या राज्य विधानसभा की अयोग्यता है, उसको कौन करेगा, कौन डिसाइड करता है? आर्टिकल 102 क्लॉज 2 और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में आर्टिकल 191 क्लॉज 2 के केस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 10th शेड्यूल 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, दल बदल कानून के रूप में बात करता है। और ये दल बदल कानून पढ़ते हैं आर्टिकल 102 क्लॉज 2 के अंदर, ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। और आर्टिकल 191 क्लॉज 2 के अंदर ये MLAs के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट देखिए, द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड, देखिए नॉमिनेटेड का मतलब नामित मेंबर, यानी राज्यसभा और लोकसभा या विधानसभा विधान परिषद में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस, मतलब कानून निर्दिष्ट करता है कि एक मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, देखिए आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया होगा कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर जिस दिन वो नॉमिनेशन उसका होता है और जैसे ही वो हाउस का मेंबर बनता है, उसके विद इन 6 months अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो क्या होगा? डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही 6 months एक्सपायर होगा, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड उसके ऊपर अप्लाई होंगे और वो अपनी सदस्यता खो देगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यहां पे लिखा है नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये लिखा होता कि 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता तो ये क्या होता? करेक्ट हो जाता। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केसेस। तो मैंने आपको बोला था कि दल बदल कानूनों के आधार पर डिसीजन कौन लेगा? तो लोकसभा के केस में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के केस में राज्यसभा का चेयरमैन, विधानसभा के केस में विधानसभा स्पीकर और विधान परिषद के केस में विधानसभा चेयरमैन ये फैसले लेते हैं। लेकिन हमने देखा था कि कियोतो होलोहान के मामले में, कियोतो होलोहान वर्सेस जा चिल्लू 1992 के केस में हमने देखा था कि इनके फैसले को जुडिशियल रिव्यू के अंडर डाल दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। तो लेकिन इस पूरे कानून के अंदर कोई टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम नहीं दिया गया है, समय सीमा नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 इज योर करेक्ट, यानी बी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस के सेशन में ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन अ पर्सन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से किस किस आधारों पर किसी व्यक्ति को संसद सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है? ठीक है, पहला,
इफ ही और शी होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, यदि वह केंद्र सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करता है। देखिए हमने यहां देखा था कि अगर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 पढ़ेंगे और आर्टिकल 191 क्लॉज 1 पढ़ेंगे तो यहां पर पहला ही प्रोविजन दिया गया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद अगर कोई धारण करता है, यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर में अगर दिया गया लाभ का पद, ठीक है, धारण करता, तो ऐसा जो सदस्य है वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड अप्लाई होंगे और वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन, इफ ही, यानी इसका मतलब ये सही है, इफ ही और शी इज इन डिटेंशन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 है वो क्या कहता है कि किसी भी मामले में अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, ऑफेंस किया है और उसको कोर्ट ने कन्विक्टेड किया है और कम से कम 2 साल की सजा दी गई है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, 6 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर किया जाता है और वो जिस दिन रिलीज होगा उसके अगले 6 साल के लिए भी वो क्या होगा, डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन यहां पे ध्यान देना है कि जो डिटेंशन है वो डिटेंशन 2 टाइप्स की डिटेंशन होती है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है उसे कहते हैं निवारक निरोध और जो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है उसे बोलते हैं दंडात्मक निरोध। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है वो क्या होता है कि किसी व्यक्ति को भविष्य में वो कोई अपराध कर सकता है, कोई ऑफेंस कर सकता है, तो ऐसी सूचना मिले तो उसको अपराध करने से पहले ही क्या किया जाए, डिटेंशन में ले लिया जाए। तो इस केस में उसको मिनिमम 3 महीने तक की डिटेंशन दी जाती है और 1 साल के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है आफ्टर द एडवाइस ऑफ एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। लेकिन जो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है वो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है दंडात्मक अपराध के, यानी जैसे कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करने के लिए जा रहा है, इंटेंशनली वो यानी इरादतन वो किसी की हत्या करना चाहता है, लेकिन वो क्राइम स्पॉट पर हत्या करने से पहले पकड़ा गया, तो ये कोर्ट में अगर प्रूव हो गया कि वो इरादतन हत्या करने के मकसद से उसके पास हथियार पाया गया था, तो मतलब क्राइम करने से पहले क्राइम स्पॉट पे पकड़ लेना या फिर आफ्टर क्राइम, यानी वो ऑफेंस कर चुका है और उसको फिर पकड़ा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को ट्रायल बेसिस पे, यानी जो कोर्ट में जब ट्रायल चलता है तो उसके बाद जो कन्विक्शन उसका होता है तो वहां पर प्यूनिटिव डिटेंशन हो जाता है, यानी उसको दंड दिया गया है। तो ऐसा व्यक्ति यानी जो प्यूनिटिव डिटेंशन होगा वो क्या होगा, डिफेक्शन का केस, डिफेक्शन का एक ग्राउंड बन सकता है। यानी आरपीए एक्ट 1951 का सेक्शन 8 क्लॉज 3 प्यूनिटिव डिटेंशन का मामला होगा तो वो उसको क्या होगा, डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध जो है वो क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं बनेगा। इसलिए इसका मतलब यह होगा कि यदि वह किसी निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में है तो यह गलत हो जाएगा, यानी इसके आधार पर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ऑप्शन 3 देखिए, इफ ही और शी इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो ये हमने पढ़ ही लिया था, हमने आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के अंदर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था। वही प्रोविजन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर भी है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो इसका मतलब ऑप्शन, इसका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल राइट है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3, क्योंकि दूसरा गलत है। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ओनली प्यूनिटिव डिटेंशन, या फिर किसी केस के अंदर, किसी भी अपराध के अंदर किसी व्यक्ति को मिनिमम 2 साल की सजा दी गई है तो उस आधार पर उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस के अंदर अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, अ नॉमिनेटेड मेंबर becomes subject to disqualification if he joins a political party before the expiry of 6 months from the date on which he takes his seat। कोई मनोनीत सदस्य उस तारीख से जिस तारीख को वह अपना पद ग्रहण करता है 6 महीने की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर अयोग्यता के अधीन हो जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वो 6 महीने से पहले अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। हां, अगर वो एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ आर्टिकल 102 क्लॉज 2 का जो प्रोविजन है डी, उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इट मींस
ये जो ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या है, इनकरेक्ट है, वो गलत है। दूसरा, इंडिपेंडेंट मेंबर बिकम्स डिस्क्वालिफाइड इफ ही ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी एट एनी टाइम आफ्टर द इलेक्शन। निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है, यानी स्वतंत्र सदस्य है जो चुनाव जीतता है, उसका इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है अगर वो किसी भी टाइम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। इसका मतलब ये दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, अ डायरेक्शन व्हीप issued by political party applies only to motions of confidence and money bills। यानी किसी राजनीतिक दल व्हीप द्वारा जारी किया गया निर्देश केवल विश्वास प्रस्तावों और धन विधेयकों पर भी लागू होता है। यह बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। यह पूरी संसदीय व्यवस्था में किसी भी मामले पर लागू होता है, क्योंकि व्हीप होता है, उसकी हिंदी मतलब होती है सचेतक दल। सचेतक दल का काम होता है कि अपने पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके विधायकों और सांसदों के बीच में अनुशासन को बनाए रखना और पार्टी लाइन को फॉलो करते हुए पार्टी जो चाहेगी, यानी पार्टी का जो मत होगा, जो मैंडेट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करना, अपने वोट को कास्ट करने के लिए क्या करना, एक डिसिप्लिन वाला माहौल बनाना। तो ये सभी मामलों के ऊपर लागू होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, ये गलत है। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। ये चीजें समझ में आ गई आपको? कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और हमें अवगत कराएं। ठीक है, अगला देखिए एक मेंस का क्वेश्चन मैंने यहां पे बनाया है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये चाहूंगा बहुत स्ट्रांगली, मैं आपसे इस चीज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये टॉपिक, इस पूरे सेशन को आप अच्छे से समझ पाए हैं तो इस आंसर को आप लिखकर आप व्हाट्सएप नंबर पे अपने आंसर को भेजिए, ताकि हम क्या करें, उसके ऊपर अपना फीडबैक दे सकें। आंसर राइटिंग बहुत ही मतलब कंपलसरी चीज है अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो। किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद उसके आंसर्स को लिखिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, हाउ डज इट सेफगार्ड द डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट by resolving the conflict between the duties and personal interest of its members, analyze। दल बदल निरोधी कानूनों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, या किस प्रकार सदस्यों के कर्तव्यों और व्यक्तिगत हितों के बीच के टकराव को दूर करके संसद की गरिमा की रक्षा करता है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप, इसके आंसर को लिखिए और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको भेजिए, ताकि हम क्या करें, इसके ऊपर एक अपना फीडबैक आपको बेहतर तरीके से दे पाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए का ये सेशन आपके लिए काफ़ी काम आएगा। और इस सेशन से जब आप गो थ्रू होंगे तो आपको मुझे ये कहते हुए बहुत ही मुझे प्राउड फील होगा कि आप इस टॉपिक को मतलब एक बार समझ लेंगे तो दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं और पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या फिर आप किस टॉपिक पे कोई नया सेशन चाहते हैं आप मुझे इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस लाने के लिए क्या कर पाऊँ, इंस्पायर्ड हो पाऊँ, मोटिवेट हो सकूँ। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।